दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर और कामगार लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को दो अलग अलग हादसे हुए। पहला जालौन जिले में हुआ, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा मामला बहराइच से सामने आया है, जहां 60 मजदूरों को महाराष्ट्र से लेकर आ रही डीसीएम मोटर वैन में एक बिजली के खंभे से जा टकराई और पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी घायल मजदूरों को जनपद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद में हुई इस सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सड़क हादसे में हुए मृतक प्रवासी के आश्रितों को 2 लाख और घायल लोगों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मजदूर अपने अपने साधनों और पैदल ही अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह MH03CV 0429 एक कैंटर गाड़ी है, जिसमें करीब 38 लोग आ रहे थे और ये गाड़ी जो है फकरपुर थाना क्षेत्र में एक पेड़ से टकराने के बाद से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें जो सवार थे उनको काफ़ी चोटें आई हैं। इसमें मौके पर एक आदमी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, जो जिला अस्पताल में उपचार के दौरान जिसकी डेथ हो गई। इसके अलावा बाकी 2 लोगों को उपचार के बाद यहाँ से छोड़ दिया गया है और 31 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता तथा घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दिए जाने की घोषणा की गई। ये डीसीएम गाड़ी सुबह के समय पटरी उतर के उससे रोड साइड की पटरी से उतर के और राइट साइड में एक पेड़ से टकरा गई है। इसमें करीब 32 की संख्या में लोग थे। तो अभी तक जो पता चला है कि मुंबई से आ रहे थे और ये अधिकांश लोग इसमें से बहराइच के ही रहने वाले हैं। इनको सबको तत्काल हमारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। सीओ और मैं घटनास्थल पे हम लोग तत्काल पहुंच के और इन लोगों को भिजवा दिया गया है यहाँ सदर हॉस्पिटल। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। बता दें, वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई से कर दी गई थी। इसमें विदेश में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया जा रहा है, लेकिन जो भारतीय वापसी कर रहे हैं उनको IGI एयरपोर्ट से नोएडा, गाजियाबाद आने के लिए टैक्सी में 12,000 रुपए तक देने होंगे। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, लेकिन UPSRTC के MD राजशेखर ने खुद ये साफ किया है कि परिवहन निगम की तरफ से ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ खबरें वो चली थी कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद को वहाँ से यात्रियों को आने के लिए परिवहन निगम द्वारा जो है वो 10,000 और 12,000 जो है टैक्सी का किराया चार्ज की जा रही है। इस संबंध में मैं सभी लोगों को ये परिवहन निगम की तरफ से अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी सेवाएं अब तक परिवहन निगम ने एयरपोर्ट से लेकर गाजियाबाद या नोएडा आने के लिए दिया गया है ऐसे यात्रियों का, वो सब निःशुल्क है। कहीं पे भी किसी से कोई चार्ज नहीं दिया गया है। इस पे एज पर द प्रोटोकॉल जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको संबंधित जिला प्रशासन उनको अपने जिले में रिसीव करते हैं। उनकी क्वारंटाइन सेंटर में उनकी स्क्रीनिंग होती है, हेल्थ चेकअप होती है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसके बाद क्वारंटाइन का जो भी प्रोटोकॉल है वो पूर्ण होने के बाद ही उनको अपने गंतव्य स्थान तक जो है वो भेजा जाता है। मैं फिर से ये सभी लोगों को बताना चाहूँगा, परिवहन निगम इस विषम परिस्थिति में भी जनता की बेहतर सेवा के लिए कटिबद्ध है। हम लोग करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ शहर में सरकारी अस्पताल में अब कोरोना वायरस टेस्ट कराया जा सकेगा, जिसका शुभारंभ सिविल सर्जन CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार ने किया।
इस सुविधा का लाभ सभी जरूरतमंद लोग उठा सकते हैं। इसके सारे उपकरण हॉस्पिटल को उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन मरीजों का पूरा सहयोग करेगा और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग पहले बल्लभगढ़ शहर से बीके अस्पताल जाकर जांच कराने पर मजबूर थे, अब उन्हें सारी सुविधाएं बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध होंगी। फिलहाल यहां 100 सैंपल की टेस्टिंग का प्रावधान है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। देखो, ये बल्लभगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है और सीएमओ साहब की तरफ से बहुत बड़ी सौगात है कि जिन बंदों को यहाँ से जाकर बीके जाना पड़ता था, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, अब डायरेक्ट सीधे आएंगे और यहाँ पे जांच कराएंगे कोविड-19 की। आज सीएमओ साहब ने बूथ का इनॉग्रेशन कर दिया है, टेस्ट ऑलरेडी जारी है। अभी फिलहाल ऐसा है 100 सैंपल तक की तो है और अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी क्षमता और बढ़ाई भी जा सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे पास साहब ने सब कुछ दे दिया है और इनकी मेहनत से ये बल्लभगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है, ना इधर उधर कहीं भागना है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा में लॉकडाउन को लेकर राशन सामग्री की सप्लाई में आ रहे गेहूं के साथ साथ बालू मिट्टी भी आ रही है। बता दें कि बालोतरा के वार्ड नंबर 35 राशन डीलर की दुकान पर यह नजारा देखने को मिला, जहां राशन दुकान में गेहूं के साथ कट्टों में रेत भरी पड़ी है। अब उपभोक्ता रेत से भोजन कैसे बनाएंगे? बालोतरा राशन दुकानों में मुफ्त गेहूं के नाम पर रेत बांटी जाएगी। इसकी सूचना जब खाद्य अधिकारी और राशन डीलर अध्यक्ष मनोज तिवारी को दी गई, तो राशन एसोसिएशन अध्यक्ष ने भी मौके पर पहुंचकर गेहूं में से रेत छानकर कांटे पर तोली तो 5 से 8 किलो तक रेत मिली, जिसके बाद से अब राशन डीलर के तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली समस्या हो गई है, क्योंकि यदि गेहूं की सप्लाई ना करे तो उपभोक्ता शिकायत करेंगे और यदि सप्लाई शुरू कर दें तो ये रेत को लेकर झगड़ा भी होगा और शिकायतें भी आएंगी। अब आखिर क्या किया जाए? ठेकेदार उचित जवाब देने को तैयार नहीं है, तो आखिर इस रेत का भुगतान अब कौन करे? मैं जगदीश कुमार शंकरलाल, वार्ड संख्या 35, राशन डीलर। आज मेरे 13 तारीख को गेहूं की गाड़ी आई है बाड़मेर से, जो उसमें गेहूं में लगभग किसी में रेती भरी हुई है अंदर, और ऊपर से कट्टों के ऊपर ताजी रेत छंटी हुई थी और कट्टे भिगे हुए हैं, नमी सड़ी हुई है गेहूं के अंदर। जो 5-6 कट्टे हमने वापस कट्टे खोल कर देखे तो रेत एक कट्टे में लगभग 5 किलो, किसमें 2 किलो, किसमें 3 किलो लगभग अनुमान आ रहा है। और अगर राशन डीलर ये कट्टे अगर गेहूं छान कर देगा तो ग्राहक सहमत हो जाएगा। अगर ये रेता ग्राहक लेंगे क्या? ये हमारे राशन डीलरों की बहुत सबसे प्रॉब्लम है और कोई नहीं सुनने वाला है इसमें। और आगे से आगे बात कर रहे हैं तो उन्हों से बात करो, ये कह रहे हैं। दिनांक 13 को जगदीश भाई शंकरलाल जी, वार्ड नंबर 35 की दुकान से मेरे पास फोन आया कि मनोज भाई मेरी दुकान पे आइए और प्रत्येक कट्टे में रेत निकल रही है। मैं यहाँ पे आया, अभी भी मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। एक कट्टा ऐसे 8-10 कट्टे हमने चेक किए हैं। जो पहले कट्टे में 5 से 7 किलो रेत थी और दूसरे कट्टे में 2 किलो थी, और भी अन्य कट्टों किसी में 1 किलो निकल रही, किसी में 3 किलो निकल रही है। लेकिन ये हमारे राशन डीलर इस रेत को लोगों तक कैसे वितरण करेगा? अगर वितरण भी करेगा, जो घटोत्तर आएगी गेहूं की, वो राशन डीलर वो कहां से भुगतेगा? ये और मैंने निगम से भी बात की है, भागीरथ जी से बात करी है। उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो भी गेहूं कम पड़ेगा उसका भुगतान हम नहीं करेंगे। चिलचिलाती धूप, पैरों में छाले, कंधे पर पोटली, भूखे पेट की बेबसी, कुछ ऐसा हाल है उन मजदूरों का जिनको हाकिमों की दुत्कार के अलावा कोई सहारा नहीं मिल रहा। हालांकि योगी सरकार आदेश जारी कर चुकी है कि कोई मजदूर पैदल नहीं चलेगा, लेकिन सिस्टम की बेरुखी के आगे ये आदेश कोई मायने नहीं रखते। उत्तर प्रदेश के बागपत से भी एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जहां बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर और खेतों के रास्ते हरियाणा और राजस्थान से प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश की तरफ जाते हुए नजर आए। थकान के कारण वो खेतों के पेड़ों के नीचे ही रुकने को मजबूर हैं। यही नहीं, यमुना के रास्ते अपनी जान को जोखिम में डालकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इस अव्यवस्था का सरकारी हाकिमों के पास कोई जवाब नहीं है।
भले ही मजदूरों के साथ कोई भी बड़ी घटना घट जाए, इसकी परवाह सिस्टम को नहीं है। इतना जरूर है कि अधिकारी निरीक्षण करके दावे करते हैं कि किसी को पैदल नहीं चलने दिया जाएगा। अब पता नहीं कि वो किन मजदूरों की बात करते हैं, उन्हें ये कारवां क्यों नजर नहीं आ रहा है। जब इस बारे में जिले के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कई अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधते हुए नजर आए, लेकिन जिले के कप्तान प्रताप गोपेंद्र सिंह ने प्रवासी मजदूरों को ई दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी है। कहाँ के निवासी हो? मध्य प्रदेश। कहाँ से आ रहे हो? सोनीपत से। क्या काम करते थे? लोकल के काम। क्या परेशानी हुई आपको? लॉकडाउन लग गया तो खाना पीना की परेशानी, घर पे भी बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको घर पे भी परेशानी। क्या दिन से चल रहे हो आप? 2 दिन। शासन प्रशासन ने कोई मदद करी आपकी? कोई मदद होती तो कैसे पैदल आती सर जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मुर्मू। कहाँ के रहने वाले हो? कटिहार जिले बिहार। जी। कहाँ काम करते थे? सोनीपत के जगह। क्या काम करते थे? लोग मजदूर में थे तो रूम में रहते थे, काफ़ी 6-7 महीने से रहते थे, तो कुछ परेशानी आ गई खाने पीने में, पानी भी टाइम से मिल नहीं रहे थे, इसीलिए। रास्ते में भिजवाने की प्रशासन शासन ने कोई मदद करी? कोई मदद नहीं। क्या नाम है आपका? डाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? लखीमपुर खीरी। क्या काम करते हो? हम गन्ना छीलने गए थे। कहाँ पर? हरियाणा रोहतक। अच्छा, क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी क्या, वहाँ से हम ऑनलाइन भी कराए थे मगर ऑनलाइन हुआ पर कैंसिल हो गया और 4-5 दिन से बराबर पैदल चल के यहाँ पहुँचे। अच्छा, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था? रास्ते में तो कहीं कुछ नहीं। शासन ने कोई मदद करी आपकी? कोई मदद नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस यहाँ आके कुछ मिला है। देखिए, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, हमारे जो प्रवासी कामगार हैं, वो लोग निश्चित तौर से चल रहे हैं और अपने घरों को पहुंचने के लिए काफ़ी परेशान है, जिसके लिए जितने भी प्रशासन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ ना दिखे। हम लोग इसको इंश्योर करा रहे हैं। हर जगह जितने बॉर्डर हमारे नाके हैं वहाँ पर भी हम लोग प्रभावशाली तरीके से निगरानी करवा रहे हैं। साथ में जो हमारी सीमा में आए हुए लोग हैं उनको हम लोग रजिस्टर करवा करके प्रॉपर तरीके से उनको खाना दे रहे हैं, उनको मेडिकल की व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ में अगर उत्तर प्रदेश के या बिहार की सीमा के लोग हैं तो उनके लिए हम बसेस की व्यवस्था करवा करके भेज रहे हैं। तो अभी आज भी 7 बसेस हमारे यहाँ से गई हैं।